यूनान की सभ्यता पढ़ने के साथ साथ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनान जो देश है यूरोप में स्थित है। यूरोप में भूमध्य सागर के उसके 3 साइड से भूमध्य सागर स्थित है और वहाँ पर टापुओं पर बसा हुआ देश है यूनान। और यहाँ पर प्राचीन काल में सभ्यता का विकास हुआ। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें जो है लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास से हमें सभ्यताओं का विकास देखने को मिलता है। उनकी मैं आज बात करूँगा कि कौन कौन से वो विद्वान हैं, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पर इस सभ्यता में विकास हुआ, किन बातों का विकास हुआ, क्या मूल्य थे और कैसे वो आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि इस सभ्यता में नगर राज्य जो थे, नगर राज्यों की अगर आप बात करते हैं तो 2 प्रमुख नगर थे। मैंने बताया पहले भी आपको, एक एथेंस था, एक स्पार्टा था, एक कोरिंथ भी था, और भी नगर राज्य थे, लेकिन एथेंस और स्पार्टा 2 प्रमुख राज्य थे। स्पार्टा जो था वो जो है सैनिक मूल्यों से प्रभावित राज्य था। वहाँ पर सैनिक मूल्यों को प्रधानता दी जाती थी। सैनिक मूल्यों का मतलब क्या होता है, जैसे कि युद्ध करना, युद्ध शैली को अपनाना, युद्धों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश करना, अन्य राज्यों को पराजित करना, ये सैनिकवादी तत्व हैं सारे सारे। तो ये जो है स्पार्टा राज्य की विशेषताएं थी। वहाँ के लोग इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते थे। एक दूसरा नगर राज्य था जिसको हम कहते हैं एथेंस। एथेंस नगर राज्य में हमें उदारवादी विचार देखने को मिलते हैं। उदारवादी विचार कैसे, जैसे कि अगर प्रतिनिधियों को चुना जाना है तो लॉटरी के माध्यम से चुना जाएगा। हालांकि लॉटरी बहुत अच्छा माध्यम नहीं होता, लेकिन कम से कम ये है कि खास लोगों को उसके माध्यम से चुनाव होता था। लोग नहीं चुनते थे, पहले शुरुआत में लॉटरी के माध्यम से चुना गया, बाद में धीरे धीरे लोगों की एक सभा बनी जिसको काउंसिल कहते थे, फिर वो राजा को चुनने लगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एथेंस जो था उसमें उदारवादी विचार, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ। अब दोनों के मूल्य अलग अलग हैं, एक में सैनिकवाद है और एक तरफ जो है उदारवाद है। और इन दोनों के बीच में, यानी 2 एथेंस और स्पार्टा के बीच में पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ, जो कि 431 ईसा पूर्व से 404-5 तक चला। इस युद्ध में एथेंस की विजय हुई और इसके बाद एथेंस का प्रभाव पूरे जो है यूनान महाद्वीप पर पड़ गया। एथेंस में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस सभ्यता का विश्व में नाम है, या इस सभ्यता ने विश्व को क्या दिया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनान की सभ्यता ने विश्व को क्या दिया, तो इसके कई सारे फील्ड बनेंगे, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या दिया, आर्थिक क्षेत्र यूनान सभ्यता ने लोगों को क्या दिया, दर्शन के क्षेत्र में क्या दिया, गणित के क्षेत्र में क्या दिया, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में क्या। तो पहले हम बात करते हैं जैसे जिन्होंने सिस्टम में सुधार किए। जैसे कि पहले जो नियम बनते थे, जो कानून बनते थे, जो कार्य होते थे, वो कबीले आधार पर कार्य होते थे, लेकिन तीनों राजाओं ने अपने अपने समय में इन्होंने सुधार किए। जैसे कि सोलन के सुधार, उसने काउंसिल में सुधार किए, उसने एक लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया और जवाबदेही निश्चित की, जवाबदेही पर जोर दिया जाने लगा। फिर क्लेस्थनीज के सुधार आते हैं। क्लेस्थनीज ने काउंसिल में सुधार किए और अलग अलग प्रांतों में और स्थानीय स्तर पर प्रशासन को फैलाने की कोशिश की। तीसरा जो है वो है पेरिक्लीज। पेरिक्लीज के काल को यूनानी सभ्यता में स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं नहीं, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर गुप्त काल में साइंस, तकनीकी सब क्षेत्रों में विकास हुआ। उसी तरीके से यूनानी सभ्यता में पेरिक्लीज के काल को स्वर्ण काल के तौर पर हम जानते हैं। अब इसके अलावा अब किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया, अगला पॉइंट ये है। दर्शन के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, दर्शन के क्षेत्र में 2-3 बड़े विद्वान हैं, जैसे कि सुकरात इस काल के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने राजा के जो कार्य थे, राजा की आलोचना तर्क के आधार पर उन्होंने करना शुरू किया। उन्होंने राजा की आलोचना की और उस पर ये इल्ज़ाम लगा राजा द्वारा कि आपने जनता को यानी युवाओं को भड़काने की कोशिश की है, क्योंकि युवा जो होते हैं वो नए विचारों की तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो सुकरात भी अपनी बातों को बताते थे और राजा के बार आलोचना कर देते थे। तर्क के आधार पर से युवा वर्ग सब ज़्यादा प्रभावित हुआ। राजा ने आरोप लगाया कि आपने जनता को यानी युवाओं को दिग्भ्रमित किया है, यानी सत्ता के खिलाफ आप जो गलत बातें बताई हैं। तो इनको बाद में विष देकर इनको मृत्युदंड दिया गया। हालांकि इससे पूछा भी गया था कि अगर आप सज़ा से फ्री होना चाहते हैं तो उन शब्दों को वापस ले लीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मैं आज गलत हो गया तो सही बातों को कहने वाला कोई नहीं बचेगा यूनान में, इसलिए मुझे अपने विचारों की ज़्यादा अहमियत होता है। मैं अपने विचारों को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। अपनी मृत्यु को मैं प्राप्त करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जहर देकर इसकी मृत्यु को प्राप्त किया। इनका शिष्य था प्लेटो। प्लेटो का नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्लेटो जो है उसने एक पुस्तक लिखी थी रिपब्लिक। बहुत ही बड़ा दर्शन है, उसमें राजनीति पर आधारित पुस्तक है
और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। उसी ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके बाद एक अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, वो अरस्तु के शिष्य थे। यानी ये क्रोनोलॉजी 4 बड़े दुनिया के जो 4 बड़े शख्सियत थी, सुकरात के शिष्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु के शिष्य अलेक्जेंडर का क्या कहते हैं, सिकंदर कहते हैं, जिन्होंने भारत की व्यास संहिता का अपना विजय अभियान चलाया था, है ना। चित्रकला के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। चित्रकला के क्षेत्र में यहाँ सबसे बढ़िया किस्म के चित्रकार जिसको मानते हैं वो है फिडियस। इसको सबसे बेहतरीन चित्रकार माना जाता है। इस सभ्यता ने ही ओलंपिक खेलों को, खिलाड़ियों के सभ्यता में बड़ा सम्मान किया जाता था। तो खिलाड़ियों के चित्र बनाते थे, पशु पक्षियों के चित्र बनाते थे, देव देवताओं के बनाते थे। तो इस काल के जैसे 2-3 बड़े देवता थे। एक जियस बहुत बड़े देवता माने जाते हैं, एक अपोलो बहुत बड़े देवता माने जाते हैं। इनकी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई। मूर्तियों की खास बात क्या थी? मूर्तियों की खास बात ये थी कि मूर्तियों में यथार्थवाद था। यथार्थवाद क्या होता है कि जैसा देवता होना चाहिए वैसा ही उसको दिखाया गया है। जैसे भारत में गांधार शैली हम देखते हैं। गांधार शैली में क्या था? भारत में यूनानी सभ्यता का प्रभाव था। यूरोप में यथार्थवाद आज भी है, इसी सभ्यता का प्रभाव है। यथार्थवाद क्या होता है? जब कोई भी काम तथ्य विवेक के आधार पर किया जाए और सही और गलत के अंतर को समझना। और यथार्थवाद जैसी जो बात है उसको वैसे ही। अब जो मनुष्य का आप चित्र बना रहे हो तो मनुष्य वो लगना चाहिए। देवता के चित्र बना रहे तो देवता से लगना चाहिए वो, है ना। तो देवताओं को जब इन्होंने चित्र बना, अपोलो जियस वगैरह और भी देवताओं के चित्र बनाए, उन चित्रों पर क्या है हमें ये देखने को मिलता है कि उन पर जैसे पशु पक्षियों, खिलाड़ियों, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, उन सब पर में यथार्थवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उसके साथ साथ इस काल में चित्रकला का विकास हुआ। चित्रकला की 3 शैलियाँ थी। एक फ्रेस्को शैली थी। फ्रेस्को शैली में जो है भित्ति चित्र बनाए जाते थे। भित्ति चित्र मतलब दीवार पर चित्र बनाए जाते थे। ध्यान रखना, फ्रेस्को नाम है। और दूसरी जो चित्रकला थी उसको टेम्पेरा शैली कहते हैं। इसमें सफ़ेदी मिलाकर गीले कपड़े और बोर्ड पर चित्र बनाए जाते थे। इसको हम कहते हैं टेम्पेरा शैली, ध्यान रखना। और तीसरी है एनाकास्टिक शैली। इस शैली में जो है रंगों में मोम मिलाकर चित्रकारी की जाती थी। 3 प्रकार की चित्रकला की शैलियाँ थी। अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया यूनान ने दुनिया के लिए। साहित्य के क्षेत्र में हमें 2-3 विधाएँ बड़े फेमस है इस काल की। एक तो इस काल के नाटक बड़े फेमस हुए। नाटकों में नाटककार होते थे। नाटक में क्या होता है? मंचन होता है, उसके पीछे एक कहानी होती है। जैसे आजकल फिल्में होती हैं, वो नाटक से का ही अगला रूप है। नाटक में अलग अलग पात्र होते हैं। जैसे आप रामलीला देखते हैं तो नाटक में 2 प्रकार के मिलते हैं, सुखांत, एक दुखांत। ऐसे नाटक जिनका अंत दुखद हुआ हो। तो सुखांत का मतलब ये है कि उसका अंत में अच्छी एक फीलिंग आपको आए, विजय वाली, है ना, जीत वाली। एक सबसे बड़ा जो साहित्यिक क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो इतिहास एक विधा के रूप में इसी सभ्यता में हमारे सामने आया निकल कर। ये तो कैसे समझना? इतिहास के कालक्रम के अनुसार इतिहास को समझना, इतिहास को फैक्ट के आधार पर समझना। यानी इतिहास में जो कुछ घटित हुआ है उसके साक्ष्य हमारे पास होने चाहिए। इस तरीके से जो सोच पैदा हुई वो इसी काल में हुई। यानी यूनानी सभ्यता में ही इतिहास को लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई। और इस काल में जो हेरोडोटस हैं उसको इतिहासकार के पिता कहते हैं। और उन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिका पुस्तक के आधार पर ही इतिहास का नाम हिस्ट्री रखा गया। और तकनीकी के क्षेत्र की बात करें आप तो इस काल में ज्योतिष शास्त्र जो था, ज्योतिष का पता होगा आप लोगों को, ग्रहों के आधार पर भविष्य को समझना, है ना। तो यूनानी सभ्यता पर भारतीय प्रभाव भी था, क्योंकि भारत में इससे पहले भी भारत में जो है काफ़ी हद तक खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया जाता था। कहते हैं कि भारत का प्रभाव यूनानी सभ्यता पर पड़ा। चिकित्सा शास्त्र और बीज गणित के क्षेत्र में इस काल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अल्मेथन कौन था? अल्मेथन यूनानी चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता था। ओप्सा का मतलब क्या था? चिकित्सा का अर्थ होता है जो हमारे शरीर में विकार पैदा हो जाएं, जो बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं, उनको दूर करना। यूनानी है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है। इस तरह की जो मेडिसिन है ये अलग अलग ब्रांचेज हैं। इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य मनुष्य में जो विकार पैदा हुए हैं या मनुष्य के अंदर जो स्वास्थ्य में जो दिक्कतें पैदा हुई उनको दूर करना। वर्ल्ड में अलग अलग किस्म की हैं। तो यहाँ पर अल्मेथन जो थे कौन थे? वो चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता थे। और यूनान में उसको बहुत ज़्यादा उसको प्रसिद्धि मिली और उसका विश्व का क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कि सवाल हो तो पूछो।